नमस्कार सभी को। तो सी लर्निंग हम पढ़ रहे हैं और अभी अभी लास्ट वीडियो में हमने इसके 3 डायमेंशंस और इसके 9 जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में हमने जागरूक नॉलेज प्राप्त की थी, इनको पढ़ा था, इस पे चर्चा की थी। अब हम आगे देख लेते हैं हर एक डोमेन तो हमने अच्छे से देख लिए थे। डायमेंशंस को अब हम देख लेते हैं अच्छे से, परिभाषीकरण के साथ में हम डायमेंशंस को देखेंगे, क्योंकि डोमेन्स में इतना ज्यादा नहीं है जितना डायमेंशंस में। डायमेंशंस को गहराई से समझ जाओगे तो डोमेन्स में तो फिर कोई दिक्कत आने वाली आपको है ही नहीं, और वो मैंने बता भी दिए हैं। और 9 कंपोनेंट्स जो है वो आप इस डायमेंशंस के थ्रू ही समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशन को लेकर के चलते हैं। और हमारा सबसे पहला जो आयाम है सी लर्निंग का, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आयाम, तो हालांकि इसमें करुणा मेरे को लगता है वो है, तो अवेयरनेस के बारे में हम देख लेते हैं कि अवेयरनेस क्या है, जागरूकता क्या है सी लर्निंग के संदर्भ में। सी लर्निंग के संदर्भ में अवेयरनेस क्या है, जागरूकता, अवेयरनेस। तो किसे कहते हैं जागरूकता, अवेयर होने का मतलब क्या है? तो मैंने अवेयर होने का मतलब आपको पहले ही बताया था कि इनर, अदर एंड आउटर फोकस। तो डेनियल गोलमैन क्या कहते हैं? डेनियल गोलमैन जागरूकता को बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इनर, आउटर, इनर अदर एंड आउटर फोकस। यानी कि अंदर, यानी कि आंतरिक कर लो, आंतरिक, बाहरी, यानी कि दूसरों, अन्य, आंतरिक, अन्य और बाहरी, सभी जगह जब आपका फोकस रहेगा, अपने अंदर भी है, अपने दूसरों के लिए भी, अपने आसपास के लोग हैं, और पूरे समाज के प्रति भी जब आप अवेयरनेस हो जाते हो, के प्रति जब आप फोकस करते हो, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? अवेयरनेस कहते हैं। इनर, अदर एंड आउटर फोकस। और ये बात कौन कहता है? डीजी साहब, यानी कि डेनियल गोलमैन साहब ने ये बात कही है। अब ये है क्या? अवेयरनेस को परिभाषा कोई करना हो, परिभाषा तो क्या करना, वही है किसी भी व्यक्ति, स्थिति, क्षेत्र, समाज के बारे में जागरूक होना ही, परिस्थिति के प्रति सजग होना ही, अपने आसपास की परिस्थिति के प्रति सजग होना ही जागरूकता है, अपनी भावनाओं के प्रति सजग होना ही जागरूकता है, दूसरों की भावनाओं के प्रति सजग होना भी जागरूकता है। तो ये सब अवेयरनेस का हिस्सा है, और इनको जो है वो कर सकते हैं कि भाई केवल बाहरी वातावरण के लिए, आंतरिक संवेदनाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति, उन सब के प्रति भी होना है। और गोलमैन साहब की अच्छे से परिभाषा देनी हो तो गोलमैन साहब की पुस्तक का नाम क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्होंने जागरूकता को जिस तरीके से परिभाषित किया है, वो परिभाषा में आपको बता देता हूं। गोलमैन साहब ये कहते हैं कि जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, या भावनात्मक संकेतों को समझ सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, भावनाओं को या भावनात्मक संकेतों को समझ सकता है। ये कौन कहता है? डेनियल गोलमैन साहब कहते हैं। और जब हमारे अंदर एक क्या आता है कि जब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो क्या होता है? हमारे सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं, दूसरे लोगों के प्रति हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं वो ज्यादा बेहतर हो पाते हैं, और हम ज्यादा अच्छे से उनके प्रति क्या करते हैं? काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गोलमैन साहब हो गए। इसके बाद कार्ल जुंग को यदि आपको देखना हो, कार्ल जुंग की परिभाषाएं व्यक्तित्व के तौर पे खूब आती हैं, तो इन्होंने अवेयरनेस पे भी इन्होंने जो है वो काम किया हुआ है। और इनकी जो व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जो बुक है उसका नाम क्या है? मैन एंड हिज सिंबल्स। मैन एंड हिज सिंबल्स। वो क्या कहते हैं? कार्ल जुंग साहब अवेयरनेस के बारे में क्या कहते हैं, या अवेयरनेस को किस तरीके से समझाते हैं? वो कहते हैं कि जागरूकता कुछ नहीं है, जागरूकता केवल सेल्फ नॉलेज है। जागरूकता क्या है? केवल स्व ज्ञान है। यानी कि जब व्यक्ति को इस तरीके का अपना ज्ञान हो जाता है, अपनी आंतरिक परिस्थितियों को वो समझ सकता है, बाहरी परिस्थितियों को समझ सकता है, अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को वो पहचान सकता है।
देखा मैं कह रहा था ना, व्यक्तित्व पे काम किया है तो व्यक्तित्व सब तो आना ही है। तो इसीलिए उसको उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ये कार्ल जुंग साहब जो है वो इस बात को बोलते हैं। और क्या कहते हैं, एक है थिच नहात हान, थिच नहान हाथ। तो थिच नहान हाथ जो कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये अवेयरनेस को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। इन्होंने माइंडफुलनेस पे काफी कुछ लिखा है, सचेतनता। इन्होंने किस पे लिखा है, माइंडफुलनेस। इनकी पुस्तक का नाम है द सिंबल ऑफ माइंडफुलनेस, सिंबल, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। इनकी बुक का नाम है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस को हम क्या कहते हैं, सचेतनता, सचेतनता। तो क्या होती है माइंडफुलनेस, सचेतनता क्या होती है। सचेतनता की, माइंडफुलनेस की जब भी हम बात करेंगे तो वर्तमान में जीना, इन्होंने क्या कहा, केवल वर्तमान में जीना कहा। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, है ना, कि अवेयरनेस का मतलब क्या है, लिविंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना, बी इन प्रेजेंट, हमेशा वर्तमान में ही रहना है। ये किसका कहते हैं, वर्तमान का रहने को, तो आदमी है तो भविष्य। वर्तमान में रहने का मतलब देखा आपने, वो गाना तो सुना ही होगा, आने वाला पल जाने वाला है, किशोर कुमार साहब का, बिंदिया गोस्वामी और अमोल पालेकर साहब, गोलमाल मूवी का जो है, आने वाला पल जाने वाला है और जाने वाला पल आने वाला है, हो सके तो पल में दुनिया मुला दो, ठीक है, पल जो, ठीक है, ये गाना जो, तो क्या करना है हमको, वर्तमान में ही जीना है। जब आप वर्तमान में जियोगे तो आपको तनाव नहीं होगा। जब आप वर्तमान में जियोगे तो आप अपनी भावनाओं का प्रबंधन अच्छे से कर पाओगे, आप भावनाओं की पहचान अच्छे से कर पाओगे, भावनाओं का नियमन अच्छे से कर पाओगे। और ये सारी की सारी बात कैसे कह सकते हैं, ये सारे, अब मान लो कि एक, हम कह रहे हैं कि बच्चों को सिखाना, सी लर्निंग टीचर के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। अवेयरनेस देख लिया आपने, इनर अदर एंड आउटर फोकस कौन कहता है, हमारे डेनियल गोलमैन साहब कहते हैं। डेनियल गोलमैन साहब ने इमोशनल इंटेलिजेंस बुक में क्या कहा है, अवेयरनेस में मतलब आप एक अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ पाना, भावनात्मक संकेतों को समझ पाना। कार्ल जुंग साहब की जो बुक है मैन एंड हिज सिंबल्स, इसमें इन्होंने क्या कहा है, स्वज्ञान, सेल्फ नॉलेज कहा है। और थिच नहान हाथ है, द मिरेकल्स ऑफ माइंडफुलनेस, इन्होंने एक बुक लिखी है। और उस बुक में इन्होंने क्या कहा है कि बी इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जियोगे तो तनाव कम होगा, मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। और ये सारी की सारी बातें इनके द्वारा जो है वो कही गई हैं। अब ये किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे काम में आएंगे, किस तरीके से क्या हो सकते हैं, फायदा हो सकते हैं। टीचर के लिए क्या हो सकता है, किसी ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को अवेयरनेस का क्या फायदा होगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए देख लेते हैं, एक टीचर के लिए देख लेते हैं, शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए अवेयरनेस कैसे काम करेगी, शिक्षक, फिर विद्यार्थी, ठीक है, आम आदमी, और किसी भी कार्यालय में किसी अधिकारी के लिए। वही शिक्षक के लिए भी हो गया तो अधिकारी के लिए भी हो जाएगा, सबके लिए लगभग कॉमन, ये ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एक ही बात है। तो जैसे कोई टीचर है, टीचर जब जागरूक होगा तभी तो वो पूरी क्लास के सभी बच्चों के बारे में समझ पाएगा। कोई भी बच्चा कौन सी भावना कब प्रदर्शित कर पा रहा है, ये किससे पता चलेगा, अवेयरनेस के माध्यम से। जब वो परिस्थिति के प्रति अवेयरनेस होगा, किसी भी बच्चे की भावनाओं के प्रति अवेयर होगा, ये इतना शांत क्यों बैठा है, ये इतना ज्यादा क्यों उछल उछल के बात कर रहा है, आज ये इतना गुस्से में क्यों है, आज ये इतना शांत क्यों है, ये हमेशा ही शांत क्यों रहता है, ये हमेशा ही गुस्से में क्यों रहता है, इसका हमेशा ही एनर्जी लेवल हाई कैसे रहता है, हमेशा ही हाई जोन में ही कैसे रहता है। जोन्स की बात हम आगे करेंगे। तो ये सब है, और ये सब को पहचान पाना और पहचान करके उसकी मदद करने की कोशिश कर पाना, उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर पाना टीचर के लिए। विद्यार्थी भी अपने को समझे, अपने आसपास के लोगों को समझे, ये सब के सब एक ही तरीके से लागू होता है। जब आप ये समझ, जैसे कहते हैं ना, पुटिंग मतलब दूसरे के जूतों को पहनना। जब हम दूसरों के जूतों को पहनते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि पुटिंग योर फुट इन अदर्स शूज, पुटिंग योर फीट इन अदर्स शूज, ऐसा कुछ होता है। तो
दूसरों के जूतों को जब हम पहचानते हैं तब हमें पता चलता है कि दूसरे किस परिस्थिति में है, दूसरे किन भावनाओं से ग्रसित है, दूसरा इस बारे में क्या सोच रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है। हम कुछ भी सोच लें, अगले की परिस्थिति अलग हो सकती है, तो उसको समझना, उसके प्रति जागरूक होना। ठीक है। अब ये कैसे आती है, इसके लिए सबसे अच्छी बात है वो है ध्यान, ध्यान का अभ्यास। जितना ज्यादा हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, ये ध्यान का अभ्यास थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन से ही मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? मेडिटेशन से ही मिलता जुलता है। शांत एकाग्रचित होकर के शांति के साथ में थोड़ी देर बैठो। शांति के साथ में मतलब महिला शांति के साथ में नहीं, जो नैतिक मूल्य शांति है उसके साथ में। ठीक है। तो अपना क्या है कि थोड़ा सा इसका धीरे धीरे करेंगे। बहुत मुश्किल होता है ध्यान लगाना, बहुत मुश्किल, मैं सच बता रहा हूं। शुरू में बहुत लंबा अभ्यास लगता है ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत लंबा अभ्यास लगता है मेडिटेशन करने के लिए। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन की बात भी नहीं है। कम से कम मिनिमम 7 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए ध्यान लगाना शुरू करते हैं। और यह अब हम इसका लाभ देख लेते हैं कि एजुकेशन में इसके क्या फायदा होते हैं। शिक्षा में अवेयरनेस हम लेकर के आ रहे हैं, सी लर्निंग हम लेकर के आ रहे हैं, तो सी लर्निंग लाने का एजुकेशन में क्या फायदा होगा। जो एजुकेशन में जो फायदा होगा वो पूरी समाज में होता है। एजुकेशन का जो फायदा होता है वो कहाँ होता है? पूरे समाज में होता है। तो कहाँ होगा? सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और डेनियल गोलमैन साहब जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि इससे इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसका विकास होगा। ये कौन कहते हैं? गोलमैन साहब कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईक्यू के बजाय। इसीलिए उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी 1995 में, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट्स मैटर्स मोर देन आईक्यू, उसमें ये बात बहुत अच्छे गहराई से समझाई है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कोशिश की जानी चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास हो। और इसमें क्या मदद करता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो अवेयरनेस जो है वो इसमें मदद करती है। दूसरा क्या होगा? इससे ध्यान के कौशल का विकास होगा। जब मेडिटेशन करेंगे, ध्यान के कौशल का विकास होगा, तो इससे क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा फोकस कर पाएगा। विद्यार्थी ज्यादा कैसे हो पाएंगे? ज्यादा फोकस कर पाएंगे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कॉन्सेप्ट पर, अपने वर्तमान जीवन पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। उनको क्या करना चाहिए इस पर वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे, और बेहतर तरीके से वो क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे, बेहतर तरीकों से अपने खेल के फील्ड में मेहनत कर पाएंगे। और क्या होगा? अवेयरनेस होगी तो वो समस्या समाधान बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे? समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। कोई समस्या आई उनके, तो जब जागरूक बहुत अच्छे तरीके से होंगे अपने प्रति, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, तो जो प्रॉब्लम जो आएगी उसका ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे। और क्या होगा? सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। ये गोलमैन साहब की बातें चल रही है ना। सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। जब परिभाषा थी तो उन्होंने उसमें ये बात कही थी कि जब व्यक्ति अपनी और दूसरी की भावनाओं को समझ पाएगा, भावनात्मक संकेतों को समझ पाएगा, तो इससे क्या होगा? भावनात्मक संबंधों में सुधार होगा। नेक्स्ट चीज क्या होगी? सेल्फ रेगुलेशन कर पाएगा, आत्मनियमन कर पाएगा। आत्मनियमन के कौशल का विकास होगा। आत्मनियमन वो सीख पाएगा। और क्या होगा? स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य उसका ज्यादा बेहतर हो पाएगा। मानसिक रूप से कैसा रहेगा? मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। ये आपका क्या हो गया? अवेयरनेस हो गया है। एजुकेशन में इसके फील्ड हो गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास होगा, ध्यान के कौशल का विकास होगा, और ये प्रत्येक व्यक्ति में है। आप एक आम आदमी में भी सोचिए, यदि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास होता है, यदि वो ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है, यदि वो समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर पाता है, यदि उसके सामाजिक संबंधों में सुधार हो जाता है, यदि वो सेल्फ रेगुलेट खुद को अच्छे से नियमित कर पा रहा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, तो वो व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति होगा, उसके व्यक्तित्व का कितना अच्छा व्यक्तित्व उसका बनेगा। और मजे की बात है कि ये सब चीजें किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है।
क्योंकि शिक्षा तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना, कोई भी चीज कभी भी सीख सकते हैं। मजे की बात है कि सी लर्निंग हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कोई भी आम आदमी उससे बेहतर होगा। एक अधिकारी है, एक आईएएस अधिकारी में ये सारे गुण हो, सोचो कितना शानदार आईएएस अधिकारी बनेगा वो। तो ये सारी की सारी बातें अब हम ये सीख लेते हैं कि अवेयरनेस को हम सीख कैसे सकते हैं, कोई जागरूकता को कैसे सिखा सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं या कैसे सिखा सकते हैं एक ही बात है, तो कैसे सीख सकते हैं या कैसे सिखा सकते हैं। कैसे सीखें, तो सबसे पहली चीज कैसे सीखेंगे, तो वही है, सबसे पहली चीज तो वही है कि सचेतनता का अभ्यास करना है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास, सचेतनता का अभ्यास। जितना ज्यादा सचेतनता का अभ्यास करेंगे, एक दिन में नहीं आता ये कौशल, 2 दिन में नहीं आता है, मैंने आपको पहले ही बताया बहुत लंबे समय के बाद आता है। क्लास में रोजाना बच्चों को प्रार्थना सभा में अभ्यास करो, स्वयं अभ्यास करो, घर पे सुबह ही सुबह अभ्यास करो, पार्कों में अभ्यास करते हैं लोग, जगह जगह कर रहे हैं यार। मेडिटेशन तो जब से ये योगा जो है, योगा बना है ना, तब से लोग, पता नहीं ये बात भी है कि जब पश्चिम से चीजें आती हैं तो लोग ज्यादा मानते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, पता नहीं क्यों। अब ये माइंडफुलनेस, सचेतनता, मेडिटेशन हमारे यहाँ कितने लंबे समय से चल रहा है, योग दर्शन हमारे यहाँ पूरा है, योगाचार विज्ञान हमारा पूरा है, और ठीक है, पतंजलि है, महाभाष्य है, कितना कुछ है। और जब ये सी लर्निंग में ऐड कर दिया गया, अब हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस में पढ़ रहे हैं, बच्चों को सिखाएंगे, तो हमारी समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आ रहा है, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए था, हालांकि आया हुआ है हमारे यहाँ, तो ये लगभग 3000-5000 सालों से चल ही रहा है। दूसरा हमारा क्या है, भावनाओं की पहचान करना सीखना है, भावनाओं की पहचान का अभ्यास। इमोशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके सीखें, कौन सी भावना मेरे अंदर आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, तो दूसरों में इसके अंदर इस समय कौन सी भावना होगी, कौन सी नहीं होगी। और जिन बंदों में ये अच्छी समझ होती है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तीसरा क्या है, समूह चर्चा। लोगों के बीच रहो ना यार, लोगों के बीच रहोगे, लोगों से बातचीत करोगे तो सीख पाओगे ना। लोगों के बीच में ही नहीं हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो, लोगों के बीच में ही नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो क्या कहां से सीखोगे। डायरी लेखन, मतलब डायरी पे इतना जोर देकर के गए हैं हमारे यहाँ, इतनी फेमस, जैसे ए डायरी ऑफ यंग गर्ल, दुनिया की सबसे फेमस डायरियों में से एक है। अब इतना फोकस है डायरियों पर, है ना, हरवंश राय बच्चन की डायरी हो, मोहन राकेश की डायरी हो, कितनी सारी डायरियां बहुत फेमस है। पर ठीक है, डायरी में क्या होता है ना, डायरी ऐसे नहीं लिखनी है, आज सुबह में जगा, फिर मैं ऐसे किया, फिर मैंने ब्रश किया, मैं फ्रेश हुआ, ये सब फालतू चीजें नहीं। उसमें केवल अपनी चिंतन लिखना है। डायरी लेखन में क्या लिखना है, अपना चिंतन लिखना है, अपना समस्याएं लिखनी है, अपना समस्या का समाधान लिखना है। इन सब चीजों का अभ्यास करना, रोज रोज लिखोगे, रोज रोज करोगे, आप समझोगे कि यदि आप अपनी, वो एक फॉर्मूला भी चलता है ना, यदि आप अपनी समस्या को लिख लेते हो तो आपकी समस्या बहुत छोटी हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं जितनी भी समझ रहा हूं, ये तो बहुत छोटी है। तो ये डायरी लेखन बहुत ज्यादा अच्छा है। और क्या कर सकते हो आप, खेलना सबसे अच्छा है। खेलना, खेलना इतना इंपॉर्टेंट काम है, खेलना। लूडो खेलो, कैरम खेलो, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी खेलो। आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खेले, आपके शरीर से पसीना निकला, मजा ही आ जाएगा। टीम में जो काम करते हैं ना, टीम के अंदर जो व्यक्ति सीखता है जीतने की ललक, ये करना है, ऐसे करना है, वो पूरी मेहनत से जब आदमी काम करता है ना, खेलना मतलब बच्चों को रोजाना खिलाया जाना चाहिए। अब वो तो हर स्टेट में सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, वो सारी चीजें हैं, पर जो व्यक्ति रोज खेल रहा है, जो बच्चा रोज खेल रहा है ना यार, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्या बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ किताबी कीड़ा भी नहीं, इतना भी नहीं पढ़ना। क्या बच्चे तो खेले तो ठीक है यार, पढ़ना तो कभी भी पढ़ ही लेंगे, इतनी सारी लंबी उम्र पड़ी है, पढ़ना ही है। जो बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं तक तो खेलो ना यार, क्या दिक्कत है, खूब खेलो। जितना खेलेंगे उतना अच्छा है। शारीरिक
क्षमता का तो विकास होगा ही, मानसिक क्षमता का विकास होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास होता है, अवेयरनेस आती है, बहुत सारी चीजों का विकास होता है। और क्या किया जा सकता है? कहानियां, अच्छी फिल्में, यही कहानियों की भी बात है, अच्छी कहानियां। लोग पता नहीं बच्चों को फिल्मों से बहुत दूर क्यों रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अरे अच्छी अच्छी फिल्में दिखाइए ना, द लॉयन किंग जैसी फिल्में दिखाइए, बढ़िया फिल्म है एकदम। छोटा चेतन जैसी फिल्में हो गई, और भी कई तरह की, तारे जमीन पर जैसी फिल्म हो गई, चिल्लर पार्टी एक बहुत ही शानदार फिल्म है बच्चों को दिखाने के लिए। अरे सिखाओ ना, उनमें बहुत सारे मूल्यों का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि आप यदि साहित्य है, बुक्स में यदि आप खराब बुक पढ़ोगे तो आप खराब बनोगे। ऐसे ही आप बॉडीगार्ड जैसी फिल्में देखोगे, या मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी किसी भी बकवास सी फिल्म को आप देखोगे, क्या ही सीख लोगे उससे? बच्चों के लिए चाहिए थोड़ी अच्छी फिल्में, थोड़ी गहराई वाली फिल्में। अच्छी फिल्में देखोगे ठीक है, अच्छे कार्टून, अच्छे कार्टून देखो। जैसे एक बहुत ही फेमस कार्टून आता है टीन टाइटंस। एक दिन मैंने वो देखा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि उसको शौक लग जाता है, उनमें से एक रेवेन एक लड़की होती है, या फायर पता नहीं क्या ऐसे करके कोई एक लड़की होती है, तो वो कहती है कि मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखना है, मैं अपने नाखून बड़े करूंगी, मैं अपने बाल बड़े करूंगी। तो नाखून बड़े करती है, बहुत परेशान होती है, उदास होती है, सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं, लेकिन उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना होता है। फिर उसे समझ में आता है ये सब बकवास है, मेरे यार दोस्त ही ठीक है, मुझे कोई रिकॉर्ड में नाम नहीं लिखवाना, मुझे कोई अमर नहीं होना, मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे अच्छी संगति चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। कितना गहरी सोच वाला कार्टून यार, मैंने तो देखा, मैं तो दंग रह गया, कितनी गहरी सोच है। मतलब फिल्मों में इतना उथली फिल्में बनती हैं, पूछो ना, मार धाड़ वाली, दो चार गाने कर लिए, डांस कर लिए, कोई फालतू सा गाना बना दिया। और यहाँ पे एक कार्टून जो है वो इतनी गहरी समझ दे रहा है, टीन टाइटंस कार्टून में। मैं किसी कार्टून की बात नहीं कर रहा, कितनी सारी चीजें, हालांकि बहुत सारे कार्टून है, जैसे कि मोटू पतलू एक कार्टून है, तो उसमें क्या वो समोसा खाता रहता है, तो एक तरीके से वो नेगेटिव इंपैक्ट है, समोसा तो नुकसान करता है स्वास्थ्य के लिए, ट्रांस फैटी एसिड होते हैं उसमें, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, पर अच्छी चीजें कितनी सीखने को मिलती है, टीम भावना के साथ काम करना। जैसे मोटू पतलू में कोई कहे कि यार ये तो बॉडी शेमिंग हो रही है, मोटू पतलू नाम दे दिए, बच्चे बिगड़ सकते हैं, पर ये भी तो देखो कि एक पतला एक मोटा है, फिर भी कितनी गहरी दोस्ती है। एक में शारीरिक ताकत है, एक में मानसिक ताकत है, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पाते, लोगों को लगता है कि बस ये ठीक है मनोरंजन के लिए, बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं, और बच्चे केवल अच्छी, ऐसा नहीं है कि हंसी रहे हैं, नहीं, वो बहुत गहरी बातें सीखते हैं। बच्चे जितनी गहरी बातें सीख सकते हैं, बड़े सीख भी नहीं पाते कई बार, बहुत गहरी कैपेसिटी होती है बच्चों की, ऑब्जर्वेशन की, इमिटेशन की। जब किसी को भी ज्ञान देते हैं ना, कोई ज्ञान नहीं लेता, अप्रत्यक्ष रूप से ही ज्ञान लेता है हर कोई। तो ये सब सारी की सारी चीजें हैं, और बच्चों को सिखाएं, खुद भी सीखें, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे लेख पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना। बड़ों के लिए एक फिल्म है डेथ इन ए गंज, देखनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, विकास होता है, सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, दया, सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, किन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे समझ सकता है। सी लर्निंग पे मिलती जुलती एक मूवी है, मेरे को याद आ रही है, शाहरुख खान की एक फिल्म है, उसमें शायद ऐसे गाने वाने रोमांस ऐसा कुछ नहीं है। उस फिल्म का नाम क्या है, लव यू जिंदगी शायद फिल्म है, या डियर जिंदगी है, या लव यू जिंदगी, ऐसा डियर जिंदगी शायद फिल्म का नाम। बहुत अच्छी फिल्म है, गहराई से देखोगे समझोगे, अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। चिल्लर पार्टी मैंने आपको बताया, इतनी अच्छी फिल्म है, बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सीखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए फिर ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, और ये सारी मैंने बताई दी है। महापुरुषों की कहानियां सुना सकते हैं, उदाहरण हम दे सकते हैं, अपने निजी जीवन में अपना करके बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज्ञान से नहीं सीखते। हम बच्चों को उल्टी कहानियां सिखाते हैं। एक बार एक राजा था, उसकी 4 बीवियां थी, उसकी 3 बीवियां थी, उसकी 2 बीवियां थी। क्यों सिखाते, मतलब कि हम उनको अनजाने में ही बहु विवाह समझा रहे हैं कि बहु विवाह अच्छी बात है, ऐसा नहीं है।
बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेहतर तरीके से समझाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो में इतना काफी है। जागरूकता के बारे में मेरे ख्याल से आप अच्छे से जागरूक हुए होंगे, आपकी समझ में आया होगा कि जागरूक होना, अवेयरनेस होना कितना अच्छा है एजुकेशन के फील्ड में, हमारे सोशल रिलेशंस के लिए और सी लर्निंग में ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और इसके सेकंड डायमेंशन के लिए मिलेंगे, और उसका नाम क्या है, कंपैशन। हमने क्या देख लिया, अवेयरनेस देख लिया, अब हम कंपैशन देखेंगे और फिर लास्ट में हम क्या देखेंगे, इंगेजमेंट। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कंपैशन हम देखेंगे, करुणा। जब हम करुणा को देखेंगे तो सहानुभूति भी देखनी पड़ेगी, समानुभूति भी देखनी पड़ेगी, इमोशनल कंटेजियस होता है, बहुत सारी चीजें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, लंबा नहीं करते हैं।